नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग इस समय फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स में भौतिक विज्ञान में हम लोग पढ़ रहे हैं ओम्स का नियम, जिसमें प्रतिरोध से संबंधित चीजों पर चर्चा किया जा रहा है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्रतिरोध में हमने पिछले दिनों बताया कि जब लंबाइयां समान हो तब, और जब आयतन समान हो तब, जब त्रिज्या या क्षेत्रफल या मोटाई बराबर हो तब, या भार या द्रव्यमान बराबर हो तब, कैसे हम तारों के प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात करते हैं, तो उसी पर संबंधित न्यूमेरिकल हम लोग लगा रहे थे। हालांकि आर्टिकल्स हम बता चुके हैं, एक बार फिर आप सभी लोगों को रिवीजन करा देते हैं कि हमने जल्दी से फार्मूला लिख देते हैं कि हमने बताया कि जब R1/R2 बराबर L1/L2 इंटू R2 स्क्वायर स्मॉल R2 स्क्वायर अपान R1 स्क्वायर। ठीक है, एक तो ये फार्मूला बताया। दूसरा बताया कि R1/R2 बराबर, ठीक है, ये बताया गया कि L1 स्क्वायर अपान L2 स्क्वायर और इंटू V2/V1। एक तो ये बताया गया, तो V1 V2 बराबर होगा, तो ये और बताया गया कि R1/R2 बराबर V1/V2 इंटू बताया गया A2 स्क्वायर अपान A1 स्क्वायर, या यही बताया गया कि V1/V2 बराबर यहाँ पर V1/V2 इंटू स्मॉल R1 टू द पावर 4 अपान R2 टू द पावर 4, ये हमने बताया था। ठीक है, और हमने बताया कि जब इसी में V1 V2 बराबर होगा तो इसको हटा देंगे, ये बराबर होगा तो इसको हटा देंगे, यहाँ V1 V2 बराबर होगा तो इसको हटा देंगे, ये हटा देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर V1 V2 बराबर होगा तो, और इसी में R1/R2 बराबर होता है कि कब, जब द्रव्यमान हो अलग अलग, तो हमने देखा M1/M2। जब M1/M2 लिखेंगे तो यहाँ A2 स्क्वायर अपान A1 स्क्वायर, या और बताया R1/R2 बराबर यहाँ पर M2/M1, तो M1/M2 यहाँ पर M2/M1, तो ये इंटू L1 स्क्वायर अपान L2 स्क्वायर। तो इतना हमने पिछले दिनों बताया। इसी में बताया कि जब द्रव्यमान बराबर होगा तब, जब भार बराबर होगा तब, जब आयतन बराबर होगा तब। आयतन बराबर होता है तो आयतन बराबर होगा तो दो शर्तें होंगी, एक V1 V2 बराबर होगा, तो ये भी लग सकता है L1 स्क्वायर अपान L2 स्क्वायर, या जब आयतन बराबर हो तो ये भी लग सकता है R1 टू द पावर 4 अपान R2, यहाँ पर A2 तो R2 टू द पावर 4 अपान R1 टू द पावर 4। जब V1 V2 बराबर, जो बराबर होगा उसको फार्मूले से हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं। यही बताया गया था। क्यों? तो आइए इस पर संबंधित हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ न्यूमेरिकल और लिखा जाए, जिससे आप लोगों को कुछ अभ्यास भी हो जाए और फार्मूले थोड़ा बहुत रट भी जाए, याद भी हो जाए। ठीक है, लेकिन बिना प्रैक्टिस का तो फार्मूला याद होगा नहीं, इसलिए आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। तो आइए लिखा जाए। लिखिए सभी लोग, जो भी आपने प्रश्न लिखा था उसके आगे लिखिएगा, दो तारों या चालकों, जो भी लिखना चाहते हैं, का भार समान है,
समान है, जिनके त्रिज्याओं की माप क्रमशः 10 मिलीमीटर व 5 मिलीमीटर हो तो उनके प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चलिए, हमें पता है कि दो तारों का भार समान है, W1 बराबर W2, W1 बराबर W2 या M1 बराबर M2, ठीक है। और त्रिज्या दिया गया है। तो हमने बताया था कि जब V1 V2 के बराबर या W1 W2 के बराबर, तो दो शर्तें बताया था। एक तो R1 अपान R2 बराबर L1 का स्क्वायर अपान L2 का स्क्वायर। दूसरा ये बताया कि R1 अपान R2 बराबर R2 टू द पावर 4 अपान R1 टू द पावर 4। अब सवाल ये है कि हमें इसका इस्तेमाल करना है या इसका इस्तेमाल करना है। ये कैसे पता चलेगा आपको कि इन दोनों में से कौन सा इस्तेमाल करना है? तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न में आपको देखना ये है कि प्रश्न में दिया क्या है, लंबाई दिया है कि त्रिज्या दिया है। मोटाई दिया है, मोटाई का मतलब होता है व्यास। जैसे ये है, इसकी मोटाई की बात किया जाए तो मोटाई का मतलब है कि ये मोटाई है, ये इसका मोटाई है, जो कि यहाँ पर इसका डायमीटर होगा, व्यास होगा। क्लियर है? तो अब यहाँ पर हम जो देखेंगे कि L1 और L2 जो ये चालक है, सपोज दैट, तो इसकी लंबाई है। ये जो लंबाई है इसी को L1 और L2 से डिनोट किया गया है। और स्मॉल r1 स्मॉल r2 इसकी त्रिज्या है या त्रिज्या है। अब D1 D2 होता तो डायमीटर व्यास हो जाता, तो D1 D2 तो है नहीं तो हम व्यास कहते तो त्रिज्या है। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि त्रिज्या दिया है तार का या फिर लंबाई दिया है। तो यहाँ पर दिया क्या है, त्रिज्याओं की माप क्रमशः, यानी त्रिज्या दिया है। R1 स्मॉल लेटर बराबर 10 मिलीमीटर दिया है और R2 दिया है कितना, तो 5 मिलीमीटर दिया है, 5 मिलीमीटर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इस फार्मूले में रख दें, तो R1 अपान R2 बराबर, यहाँ पर लिखेंगे R2 टू द पावर 4, तो R2 यहाँ लिख सकते हैं R2 अपान R1 टू द पावर 4, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख दें R2 अपान R1, R2 का मान है 5 और R1 का मान है 10 और इस पर पावर क्या, 4। तो यहाँ पर 5 यानी 1, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2, तो 1 पर 4 घात का मान 1 और 2 पर 4 घात का मान 16। क्लियर है? तो अब यहाँ पर हो गया R1 अपान R2, इसका मतलब हो गया कि 1:16 का अनुपात प्रतिरोधों का है। क्लियर है? तो लगा लीजिए, जल्दी से साफ कर लीजिए। हो गया?
हो गया। चलिए दूसरा प्रश्न लिखिए। बोला जाए, देखिए अगला प्रश्न, यदि दो तारों के प्रतिरोधों का अनुपात एक संबंधे 81 हो तथा पहले की लंबाई 5 मीटर हो तो दूसरे की लंबाई ज्ञात कीजिए, जबकि दोनों का आयतन समान है। दोनों का आयतन समान है। हो गया। अब देखिए यहाँ पर आयतन समान है, तो जब यहाँ आयतन समान है V1 बराबर V2, तो दिया क्या है लंबाई। R1 व R2 का अनुपात तो पता है कि R1 और R2 का अनुपात है 1:81। तो जब V1 और V2 बराबर होता है तो हमें पता है कि R1/R2 बराबर L1/L2 का होल स्क्वायर होता है, L1 स्क्वायर बटे L2 स्क्वायर। R1/R2 ये 1/81 है और बराबर L1 है 10 मीटर, ठीक है 5 मीटर, सॉरी L1 है 5 मीटर और L2 ज्ञात करना है इसका स्क्वायर। तो 5/L2 बराबर हो जाएगा √1/81, यानी 1 का वर्गमूल 1, 81 का वर्गमूल 9। तो L2 बराबर हो जाएगा 5 गुणे 9, तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो 5 9 45, यानी कितना मीटर लंबा होना चाहिए, 45 मीटर लंबा तार होना चाहिए। सॉल्व कर लीजिए। हो गया। चलिए अगला नंबर लिखिए। देखिए दो प्रतिरोधों की लंबाइयों का अनुपात
एक संबंधी 3 है यदि पहले प्रतिरोध की मान 10 ओम हो तो दूसरे प्रतिरोध की गणना कीजिए। दूसरे प्रतिरोध ज्ञात कीजिए जबकि दोनों प्रतिरोधों का द्रव्यमान बराबर है। द्रव्यमान बराबर है। तो लग जाएगा। लगाइए जल्दी से सभी लोग, पहले लगाइए जल्दी से। अब चलिए लगा लिया जाए। यहाँ पे दो प्रतिरोधों की लंबाइयों का अनुपात एक संबंधित 3 है। तो लंबाइयों का अनुपात L1/L2 बराबर 1/3 ये दिया गया है। और एक प्रतिरोध, पहले का प्रतिरोध जो है R1 दिया गया है 10 ओम। R1 कितना दिया है? 10 ओम। दूसरे प्रतिरोध की गणना करना है जबकि उसका द्रव्यमान बराबर है। द्रव्यमान क्या है? बराबर है। तो जब द्रव्यमान बराबर होगा तो हम क्या करेंगे? द्रव्यमान अगर बराबर है तो उस कंडीशन में R1/R2 बराबर L1/L2 का होल स्क्वायर होता है। यही तो होता है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे R1 का माप दिया गया है 10, R2 फाइंड करना है, L1/L2 1/3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/9। क्लियर? और यहाँ हो जाएगा 10/R2। तो R2 बराबर हो जाएगा, इधर गुणा हो जाएगा 10 9 90, 90 ओम। सॉल्व कर लीजिए। हो गया। चलिए अगला नंबर। अब देखिए, लिखिए तीन तारों की लंबाइयां क्रमशः 3, 5 व 8 मीटर है। 3, 5 व 8 मीटर है। 3, 5 व 8 मीटर है। यदि इनके आयतन समान हो तो प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। प्रतिरोधों का अनुपात
ज्ञात कीजिए, प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चलिए, हमें दिया गया है L1 3, L2 5, L3 8। हमें पता है कि R प्रोपोर्शनल होता है L स्क्वायर, यही बताया गया है, R प्रोपोर्शनल L स्क्वायर, L1 का स्क्वायर बटे L2 का स्क्वायर। कब? जब आयतन समान होता है तब, या द्रव्यमान या भार समान होता है तब, दोनों स्थितियों में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे R1 संबंधे R2 संबंधे R3, तो ये लिखा जाएगा L1 का स्क्वायर संबंधे L2 का स्क्वायर संबंधे L3 का स्क्वायर। तो मान रख दिया जाए, L1 है कितना 3 का स्क्वायर और संबंधे 5 का स्क्वायर संबंधे 8 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये 3 है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। इसका मतलब 9 संबंधे 25 संबंधे 64 क्या हो जाएगा, R1 संबंधे R2 संबंधे R3 अगर पूछा जाएगा तो लिख लीजिए, लगा लीजिए जल्दी से। जल्दी से साफ कर लीजिए। हो गया? चलिए अगला नंबर लिखिए। अगला नंबर लिखिए, यदि यदि 3 समान लंबाई वाले प्रतिरोधों की त्रिज्याएं क्रमशः 2, 4 व 6 मिलीमीटर हो तो इनके प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चलिए, अब यहाँ पर लंबाइयां समान है। क्या समान है? लंबाई। और त्रिज्याएं ये दिया गया, यानी स्मॉल r1 दिया गया 2, स्मॉल r2 दिया गया 4, स्मॉल r3 दिया गया 6। अच्छा, हमें पता है कि जब लंबाई समान हो तो कैपिटल R प्रोपोर्शनल होता है 1 स्मॉल r स्क्वायर, यही होता है। इसका मतलब कि R1 R2 संबंधे R2 संबंधे R3 बराबर 1/R1 का स्क्वायर संबंधे 1/R2 का स्क्वायर संबंधे 1/R3 का स्क्वायर, व्युत्क्रम अनुपात है। तो ये लिखा जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर संबंधे 1/4 का स्क्वायर संबंधे 1/6 का स्क्वायर। अब यहाँ पर 1/4 संबंधे 1/16 और संबंधे 1/36। ठीक है, अब 4, 16 और 36 का एलसीएम ले लिया जाए और उसी एलसीएम से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 4, 16 और 36 का एलसीएम 4, 16, 36 का एलसीएम हो जाएगा 4, 9, 36।
तो एलसीएम हो जाएगा 16 गुणे 9 144। तो 144 से हम गुणा कर दें, तो 144 से गुणा करेंगे इसमें, तो 144 गुणे 1/4 संबंध 144 गुणे 1/16 संबंध 144 गुणे 1/36। तो वास्तविक अनुपात आ जाएगा, ये 4 से कट जाएगा, 4 तिहाई 12, 4 छके 24, और ये 16 से 16 नवा 84, और ये 36 से कटेगा तो ये 4 बार में, तो ये हो गया 36 संबंधे 9 संबंधे 4 का अनुपात। तो लिख लीजिए ये प्रतिरोधों का अनुपात। ये प्रतिरोधों का अनुपात है। हो गया, लिखिए। चलिए अगला नंबर, अगला नंबर लिखिए। यदि दो तारों की मोटाइयों का अनुपात मोटाइयों का अनुपात 3 संबंधे 2 हो, 3 संबंधे 2 हो, जिनकी लंबाइयां समान है, तो इनके सिरों के बीच विभवांतर का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जब इन्हें हम प्रतिरोधों को किसी एक ही मेष से जोड़ें तो उस कंडीशन में इनके बीच विभवांतर का अनुपात ज्ञात करना है, जबकि 3 संबंधे 2 के अनुपात में मोटाइयां हैं। तो पहले हम तो R1 और R2 निकाल लें। तो R1/R2 लंबाइयां समान है, तो R2²/R1² या D2²/D1² होता है। तो मोटाइयों का अनुपात है D2/D1 का होल स्क्वायर हम कर दें, तो यहाँ पर 2/3 हो जाएगा, ये 2/3 का स्क्वायर हो जाएगा R1/R2, तो यानी 4/9, 4 संबंधे 9 हो गया। अब ये R1 और R2 तो पता चल गया प्रतिरोधों का अनुपात, और हमें पता है कि V बराबर होता है I/R। अगर इनको हमने कहा कि विभवांतर का अनुपात क्या होगा, तो इसमें कुछ कहा नहीं, अनुपात पूछा है, तो उसमें धारा समान है। जाहिर सी बात है कि जब धारा नहीं कह रहा है तो धारा समान है, तो इसका मतलब ये, नहीं तो धारा का मान दे देता।
तो यहाँ पर जबकि इसमें हम लिख भी सकते हैं, दिया भी जा सकता है कि जबकि धारा समान है, धारा क्या है, समान है, ये लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर V1 अपान V2 बराबर क्या हो जाएगा, R1 अपान R2। तो V1 अपान V2 बराबर हो गया V1 अपान V2, R1 अपान R2 क्या है 4/9, तो 4 संबंधे 9 का अनुपात लगा लीजिए। सॉल्व कर लीजिए जल्दी से सभी लोग। हो गया। हो गया, चलिए अब तो उम्मीद है कि आप सभी लोग सॉल्व कर लेंगे, चाहे जैसे दे दिया जाए, जिस तरह भी दे दिया जाए सॉल्व हो जाएगा। क्यों? अब देखिए, प्रतिरोधों का संयोजन हम लोग पढ़ेंगे, प्रतिरोधों का संयोजन। एक्सरसाइज बहुत कराएंगे, बहुत ज्यादा हम एक्सरसाइज कराएंगे तभी आपको और अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कब क्या क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है प्रतिरोधों को जोड़ेंगे। प्रतिरोधों का संयोजन दो तरह से होता है और फिर कंबाइन करके भी होता है। दो तरह से प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है, एक होता है श्रेणी क्रम और दूसरा होता है समांतर क्रम, सीरीज और पैरेलल। तो प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से किया जाता है। अच्छा, जो ये प्रतिरोध होते हैं ये ताप पर भी निर्भर करता है। प्रतिरोध ताप पर भी निर्भर करता है, ताप बढ़ाने पर या घटाने पर, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जो ये ताप बढ़ाया जाता है तो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ने लगता है। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। क्लियर है? ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। अब देखिए, जब कोई भी टेम्परेचर, जैसे हम ये कहें कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी भी तार का प्रतिरोध अगर 10 ओम है, किसी भी तार का प्रतिरोध क्या है 10 ओम है, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर गर्म करेंगे उसे, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध उसका 10 ओम ही नहीं रहेगा, बल्कि अब उसका प्रतिरोध बदल जाता है। अब उसका प्रतिरोध क्या होता है, बदल जाता है। वो एक जो है कांस्टेंट रेशियो से बदलता है, लेकिन जो कांस्टेंट रेशियो होता है वो टेम्परेचर पर भी निर्भर करता है। अलग अलग ताप पर अलग अलग कांस्टेंट होते हैं। जैसे सपोज दैट, मान लिया जाए, ध्यान समझिएगा कि अगर कोई प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध है, ठीक है, जिसका माप है 5 ओम और इसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 ओम है। जब इसको 21 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म कर दिया जाए, कितना, 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 20 से 21 करेंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड में परिवर्तन हुआ, ताप में परिवर्तन कितना हुआ, 1 डिग्री सेंटीग्रेड का हुआ। जब ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में हम वृद्धि करते हैं तो इसमें एक वृद्धि होगा, प्रतिरोध में वृद्धि होगा, और यह प्रतिरोध में वृद्धि जितना होता है, ठीक है, तो अब यह जो है, ध्यान समझिएगा, जैसे आप पढ़ते हैं अल्फा रेखीय प्रसार गुणांक, बीटा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक,
हीट में आप पढ़े हैं, और गामा आयतन प्रसार गुणांक, ये सब पढ़े हैं ना। उसी तरह यहाँ पर प्रतिरोध के लिए भी एक प्रसार गुणांक होगा, जिसके द्वारा इसमें कांस्टेंट वृद्धि होता है। वह वृद्धि मान लिया जाए कि अल्फा है। क्या है? अल्फा। यानी यह अल्फा क्या है? तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में परिवर्तन करने में जो वृद्धि होता है 1 ओम प्रतिरोध है, उसका टेम्परेचर में वृद्धि 1 डिग्री सेंटीग्रेड करते हैं, और उसमें जितना वृद्धि होता है उसे कहते हैं हम प्रतिरोध का प्रसार गुणांक। ठीक है, तो प्रतिरोध का प्रसार गुणांक अगर अल्फा है तो मान लिया जाए कि यहाँ पर R 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर R 0 है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या है? R 0। अब T डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध क्या है? RT। T डिग्री सेंटीग्रेड प्रतिरोध RT हो गया। अब वृद्धि कितना हो गया? ये अल्फा से वृद्धि हो रहा है, तो अगर वृद्धि हो गया यहाँ पर, तो वृद्धि हम निकालेंगे RT माइनस R0, यही। और इसमें जो है T से भाग दे देंगे तो ये अल्फा हो जाएगा, यही होता है। क्यों? अब यहाँ पर हम इसका गुणा कर दें तो अल्फा इंटू टी हो जाएगा। देखिए, इसका जब गुणा करेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू टी। ठीक है, अब यहाँ तो अल्फा इंटू टी हो गया। अब देखिए, यह जो ताप में वृद्धि हो रहा है, इतना प्रतिरोध में वृद्धि हो रहा है, ये कितने ओम के लिए हो रहा है? ये तो R0 था ना, R0। लेकिन कहा जा रहा है कि हमने कहा, ध्यान समझिएगा, कि जो प्रतिरोध प्रसार गुणांक होता है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए होता है। लिखिए पहले, प्रतिरोध प्रसार गुणांक, प्रतिरोध प्रसार गुणांक, इसमें लिखिए, जब 1 ओम प्रतिरोध का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया जाता है, 1 ओम प्रतिरोध का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया जाता है, तो उसके प्रतिरोध में जितना वृद्धि होता है उसे प्रतिरोध प्रसार गुणांक कहते हैं, तथा इसे अल्फा से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मात्रक प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका मात्रक प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लाइन छोड़िए, नीचे लिखिए, यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी तार का प्रतिरोध R0 हो, किसी तार का प्रतिरोध R0 हो, तथा T डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध RT ओम हो जाता हो, तो लाइन छोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ कि हमने कहा कि T डिग्री सेंटीग्रेड पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर R0 और T डिग्री सेंटीग्रेड पर RT, तो प्रतिरोध में वृद्धि कितना हुआ? तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिरोध में वृद्धि। देखिए, प्रतिरोध में वृद्धि हो गया RT माइनस R0। ठीक है, अब इतना वृद्धि हो गया, और इसे डेल्टा R भी हम लिख सकते हैं। चलिए, अब हमें पता है कि R0 प्रतिरोध में प्रतिरोध का लिखा जाए, का T डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर
ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध में वृद्धि बराबर RT माइनस R0। इसलिए 1 ओम प्रतिरोध का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर ताप में वृद्धि, प्रतिरोध में वृद्धि अल्फा 0 हो तो अल्फा 0 बराबर यहाँ पर हो जाएगा RT माइनस R0 अपान, ये भी आएगा नीचे, ये भी नीचे जाएगा तो T इंटू R0। अब इसी को सॉल्व करेंगे, इधर गुणा कर दें तो अल्फा 0 इंटू T इंटू R0 बराबर RT माइनस R0। ये इधर R0 इधर आएगा तो RT बराबर हो जाएगा R0 प्लस यहाँ पर हो गया R0 इंटू अल्फा 0 इंटू T डिग्री सेंटीग्रेड। अब R0 अगर कॉमन ले लें तो यह हो जाएगा 1 प्लस अल्फा 0 इंटू T डिग्री सेंटीग्रेड। ये होता है RT। लिख लीजिए, इसे सॉल्व कर लीजिए। हो गया। चलिए अब देखिए यहाँ पर कि जैसे ये R0, यहाँ अल्फा 0 हमने लिखा, ठीक है। जो ये प्रतिरोध प्रसार गुणांक होता है, जो ये कांस्टेंट होता है, ठीक है, ये ताप पर निर्भर करता है। जैसे यहाँ पर हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लिखा है, इसीलिए यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड किया, ठीक है। अब देखिए ये जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से है अल्फा 0 की वैल्यू, ठीक है, तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कम होगा और ये जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसका मान भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। ध्यान समझिएगा, यानी इसका मतलब ये है कि जैसे अगर कोई प्रतिरोध है, ध्यान समझिए कि जैसे कोई प्रतिरोध है जिसका मान है 10 ओम, ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर,
और जब इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड किया जाता है तो ये हो जाता है, मान के चलिए 12 ओम हो गया। वृद्धि कितने का हुआ? 2 ओम का हुआ, ठीक है। लेकिन जब यही जाता है, मान के चलिए 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर है ये, ठीक है, और 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब ये सपोज दैट 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर गया और इसका 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर इसका मान है 25 ओम, तो अब यहां से जब 16 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ठीक है, कितना होगा? 16 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब 16 डिग्री सेंटीग्रेड करेंगे तो ये 25 में, जैसे यहाँ पर देखा जा रहा है कि हमेशा 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि पर जैसे यहाँ 2 ओम की वृद्धि हुआ। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे मान लेते हैं कि हमें ये 1 ही ओम है, ये 1 ओम ही है, 10 और 25 ओम न लेकर, बल्कि हम 1 ही ओम लेकर अगर चलते हैं, और इसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से जब इसका हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर करते हैं तो ये 1 ओम से बढ़कर सपोज दैट मान लेते हैं कि 1.2 ओम हो गया। कितना हो गया? 1.2 ओम। अब देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 1 डिग्री सेंटीग्रेड ले गए तब, अब अगर ये 1 ओम ही प्रतिरोध है, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और जब इस 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 11 डिग्री सेंटीग्रेड ले जाते हैं तो अब ये जो 1 ओम था अभी 1.3 ओम हो गया। अब ध्यान समझिए, यानी इसमें जो है ये 1 ओम यहाँ भी है, यहाँ भी 1 ओम है, यहाँ पर 10 और 25 ले रहे थे, इसीलिए हमने एक एक ले लिया ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब देखिए यहाँ भी 1 ओम है, इसका टेम्परेचर था 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और जब इसको हमने 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले गए तो यहाँ प्रतिरोध हो गया 1.2 ओम, और जब ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर था तो इसका प्रतिरोध का मान था 1 ओम था। कितना था? 1 ओम। और जब इसमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड का परिवर्तन किया, 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 11 डिग्री सेंटीग्रेड ले गए तो इसका मान हो गया 1.3 ओम, यानी यहाँ पर बढ़ा कितना? 0.2, और यहाँ पर बढ़ा कितना? 0.3। तो ये 0.3 की रफ्तार से बढ़ रहा है ना। अब अगर यही यहाँ पर होता 25 डिग्री सेंटीग्रेड और ये 1 ओम होता, और जब ये 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड करेंगे तो ये जो है 1 ओम से बढ़कर 1.4 ओम अगर हो जाता है, तो अब यहाँ पर तो 0.4 की वृद्धि हुआ ना। कितने की वृद्धि हुआ? 0.4 का। अब देखिए तो ये भी 1 ओम है और ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड ही परिवर्तन कर रहे हैं, तो इसी को तो हम कहते हैं प्रतिरोध प्रसार गुणांक, इसी को तो कहा जाता है। अब देखिए कि प्रतिरोध प्रसार गुणांक अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग है, एक ही नहीं है। तो ये हर जगह, जैसे हम लोग अल्फा रेखीय प्रसार गुणांक पढ़ते हैं, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक पढ़ते हैं, आयतन प्रसार गुणांक पढ़ते हैं, उनमें भी अंतर होता है कि अलग टेम्परेचर पे अलग होता है, अलग कम टेम्परेचर पे कम रहेगा, ज्यादा टेम्परेचर पर बढ़ेगा तो ज्यादा हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं उनका भी मान में परिवर्तन होता है, लेकिन एक टेम्परेचर पर वो कांस्टेंट होता है। एक ही टेम्परेचर पर वो क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उस पर कांस्टेंट होगा, चाहे जो भी तार ले लें, जितनी भी, एक ही धातु का होना चाहिए। और अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए एक ही धातु के लिए रेखीय प्रसार गुणांक एक ही होगा, अलग अलग नहीं होगा। क्लियर है? लेकिन अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग होता है। तो यहाँ पर जरा हम देखें कि अल्फा 0, तो पता चल गया कि जो प्रसार गुणांक है वो भी क्या होता है? परिवर्तित होता है, लेकिन एक ही ताप के लिए कांस्टेंट होता है, सेम ताप के लिए कांस्टेंट होता है। चलिए अगर सपोज दैट हम ये मान लें कि 0 से T डिग्री सेंटीग्रेड तक, जैसे 0 से T डिग्री सेंटीग्रेड तक गया तो RT हो गया, और ये अल्फा 0 है। क्या है? अल्फा 0। तो इसी का रिवर्स करें, अगर ताप घटाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा ना। ताप आप घटाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा। जब ताप बढ़ा रहे हैं तो प्रतिरोध धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो जब ताप घटाएंगे तो प्रतिरोध धीरे धीरे क्या होगा? घटेगा। जाहिर सी बात है। तो जब वो घट रहा है उस कंडीशन में जहां पर टेम्परेचर T है, वहां पर तो अल्फा का मान तो अलग होगा ना। मान लेते हैं कि वो अल्फा T है। क्या है? अल्फा T। अब चलिए कि अल्फा T पर अल्फा T प्रसार गुणांक है, और वहां पर टेम्परेचर है क्या? प्रतिरोध क्या है? RT है, और T डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, और इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर लाते हैं तो ये R0 हो जाता है।
0 डिग्री सेंटीग्रेड पर लाते हैं तो क्या हो जाता है, R0 हो जाता है। अब इसमें प्रतिरोध क्या हो रहा है, कम हो रहा है। प्रतिरोध कम हो रहा है क्यों, क्योंकि ताप हम घटा रहे हैं। प्रतिरोध कम हो रहा है क्यों, क्योंकि ताप क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। चलिए अब हम घटाते हैं। तो अब यहाँ पर R0 है तो RT, अब ध्यान समझिएगा कि RT से घटाया जा रहा है 0 तक, तो परिवर्तन कितना हुआ, तो RT माइनस R0 ओम का परिवर्तन हो गया। और यह परिवर्तन RT माइनस R0 में परिवर्तन हुआ, ये परिवर्तन ताप को घटाने पर हुआ है। किसको, ताप को घटाने पर। तो यहाँ पर जैसे हमने लिखा R0 RT बराबर क्या लिख दिया, R0 प्लस। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो R0 लिखेंगे वो तो अब RT से लेंगे ना, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि RT और यहाँ पर 1 माइनस और अल्फा T इंटू T, ये हम लिख सकते हैं। क्यों, अब देखिए यहाँ पर R0 है और यहाँ पर क्या है, RT है, तो माइनस। अगर हम यहीं पर करें तो RT माइनस R0 करेंगे, यही तो करेंगे ना, RT माइनस R0। और डेल्टा T टेम्परेचर में जो परिवर्तन है वो माइनस T हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस T। तो अब अल्फा T जब हम लिखेंगे अल्फा T, तो अल्फा T लिखा जाएगा कि R0 माइनस RT, ऐसे लिखेंगे ना, R0 माइनस RT। और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पर लिखा जाएगा कि डेल्टा T की जगह पर T माइनस 0 माइनस T, तो माइनस T हो जाएगा। डेल्टा T परिवर्तन हो रहा है। अब देखिए जब इसका हम गुणा करेंगे यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा, तो अल्फा T इंटू माइनस, ये माइनस हो जाएगा ना, बोलिए। जब इधर माइनस हो जाएगा तो इधर ये आएगा, तो ये तो प्लस हो जाएगा, माइनस हो गया। यहाँ पर R0 माइनस RT है, और जब ये इधर आएगा तो यहाँ पर भी इंटू RT नीचे है, तो इधर RT भी गुणा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर RT भी हो जाएगा। अब यहाँ पर सोचिए कि जब ये इधर आएगा तो ये प्लस हो गया, तो R0 बराबर RT प्लस हो गया, और ये माइनस माइनस RT इंटू अल्फा इंटू T। अब RT कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा इंटू T, तो ये अल्फा T हो जाएगा। क्लियर है। अब जरा समझिए कि यहाँ पर R0 है, यहाँ RT है, और यहाँ पर क्या है, RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा 0 T है। अब ये RT का मान या R0 का मान हम यहाँ रख दें, RT का मान अगर हम इसमें रख दें, ये R0 की जगह पर ये RT की वैल्यू रख दें, तो रिलेशन निकलेगा किसमें किसमें, अल्फा 0 और अल्फा T में निकल जाएगा। तो चलिए इस पर हम लोग विचार करते हैं, ठीक है। तो लिखिए जरा, इसको लिखिए, यदि T डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रतिरोध का प्रसार गुणांक अल्फा T हो, प्रतिरोध का प्रसार गुणांक अल्फा T हो, जहां से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप को कम करने पर प्रतिरोध RT ओम से R0 ओम हो जाता है, घटकर हो जाता है। RT ओम से घटकर R0 ओम हो जाता है, RT ओम से घटकर R0 ओम हो जाता है। तो लाइन छोड़िए, नीचे लिखिए कि प्रतिरोध प्रसार गुणांक अल्फा T बराबर, यहां लिखिए R0 माइनस RT अपान, यहाँ पे लिखिए 0 माइनस T टेम्परेचर में परिवर्तन इंटू RT। तो ये तो माइनस T हो जाएगा ना। अब इसका गुणा इधर करना है, तो गुणा करिए,
तो माइनस अल्फा टी इंटू आर टी इंटू टी बराबर आर जीरो माइनस आर टी। ये आर टी इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आर जीरो बराबर आर टी प्लस हो गया, और ये माइनस है तो माइनस ही रह जाएगा, माइनस आर टी इंटू अल्फा टी इंटू टी। टी डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है ये, या आर जीरो बराबर आर टी, तो ये कॉमन लेने तो 1 माइनस अल्फा टी इंटू टी लिख लीजिए इसे। तो टेम्परेचर जब घटाया जाता है तो ये, और टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो ये, दोनों अलग अलग है। घटाते समय घटता है और बढ़ाते समय बढ़ता है। हो गया? हो गया? चलिए अब देखिए कि इन दोनों से रिलेशन हम प्रतिरोध प्रसार गुणांक में रिलेशन भी बनाते हैं, ठीक है। तो आइए रिलेशन बना लिया जाए थोड़ा, चलिए देखा जाए। अब देखते हैं यहाँ पर कि ये आर जीरो है और यहाँ पर क्या है, आर टी है। देखिए यहाँ पर आर जीरो, तो इसको हम कर दें समीकरण 2 और इसको कर दें समीकरण 1। तो यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से। चलिए अब यहाँ पर आर जीरो का मान इसमें रख दें, ठीक है। तो आर यहाँ रख दें कि आर जीरो समीकरण 1 से, यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 से, एक में आर जीरो का मान 2 में, समीकरण 1 में आर जीरो का मान समीकरण 2 से रखने पर, रख दिया जाए। तो चलिए आर टी बराबर, आर जीरो के जगह पर ये, तो आर टी इंटू 1 माइनस अल्फा टी इंटू टी, और वो हो जाएगा 1 प्लस अल्फा जीरो इंटू टी। तो देखिए आर टी कट जाएगा, इधर हो जाएगा 1, हो गया 1। अब चलिए अब इसको हटा देते हैं। यहाँ पर ये लिखे 1 माइनस अल्फा टी इंटू टी, और ये 1 प्लस अल्फा जीरो इंटू टी। तो ये अगर इधर आए तो ये ऐसे लिखेंगे 1 अपान, ठीक है, 1 माइनस अल्फा टी इंटू टी बराबर, यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस अल्फा जीरो इंटू टी। अब देखिए अगर हम इसको यहीं रखें तो अल्फा जीरो इंटू टी, 1 इधर आएगा तो 1 अपान 1 माइनस अल्फा टी इंटू टी माइनस 1। अब देखिए जब ये इधर आएगा 1 माइनस इसका गुणा इसमें होगा, तो 1 माइनस अल्फा टी इंटू टी, और अपान 1 माइनस अल्फा टी इंटू टी हो गया। अब जरा देखिए कि अब इसका गुणा कर दें तो 1 माइनस 1 और प्लस अल्फा टी इंटू टी अपान 1 माइनस अल्फा टी इंटू टी, ये अल्फा जीरो इंटू टी। अब देखिए यहाँ पर 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब यहाँ पर क्या बना, तो यहाँ पर देखेंगे कि अल्फा जीरो इंटू टी बराबर, यहाँ पर बना अल्फा टी इंटू टी अपान ये है 1 माइनस अल्फा टी इंटू टी, ठीक है। अब देखिए ये टी है तो ये टी से टी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो अल्फा जीरो बराबर हो गया अल्फा टी अपान 1 माइनस अल्फा टी इंटू टी। ये रिलेशन आ गया, क्लियर है। अब देखिए कि यहाँ पर अगर हम ये लिखें कि R0, अगर इसका गुणा इसमें कर दें
ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद अल्फा 0 और माइनस यहाँ अल्फा 0 गुणा कर रहे हैं इंटू अल्फा टी इंटू टी बराबर ये अल्फा टी है इधर, ठीक है। चलिए अब इसको उधर लेके जाएं तो अल्फा 0 बराबर ये उधर जाएगा तो अल्फा 0 इंटू अल्फा टी इंटू टी प्लस ये अल्फा टी हो गया। अब यहाँ पर अल्फा टी कॉमन ले लें तो अल्फा टी अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा अल्फा 0 इंटू टी, ये टी बचेगा और प्लस यहाँ 1 बचेगा और इधर है अल्फा 0। तो अब देखिए यहाँ से अल्फा टी बराबर क्या हो गया, अल्फा टी तो अल्फा टी बराबर क्या हो गया कि ये अल्फा 0 अपान ये नीचे चला जाएगा तो 1 प्लस अल्फा 0 इंटू टी। आप देखिए ये एक फार्मूला बना और एक फार्मूला ये बना, ठीक है। तो दोनों को ही लिख लीजिए। उसमें पहले समीकरण 1 और समीकरण 2 लिखिए। पहले जो आप लिखे उसमें लिख लीजिए समीकरण 1 पहले को और समीकरण 2 दूसरे को, और फिर यहां से लिखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से लाइन लिखकर छोड़ दीजिए, नीचे लिखिए समीकरण 1 में R0 का मान समीकरण 2 से रखने पर, और तब यहाँ पर लिखिए RT बराबर जो R0 है समीकरण 1 में, उसमें दूसरे से R0 की वैल्यू, तो ये RT इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस अल्फा टी इंटू टी, 1 माइनस अल्फा टी इंटू टी और फिर इंटू 1 प्लस अल्फा 0 इंटू टी, और जैसे ये सॉल्व किया गया वैसे सॉल्व करके और ये वैल्यू लाइए, ठीक है। सॉल्व करिए जल्दी से। यहां तक लाइए और उसके बाद ये लिखेगा अब, फिर ये करिए और ये लाइए, दोनों ही रिलेशन निकालिए जल्दी से। हो गया। हो गया। जैसे लिखिए, प्रश्न लिखिए।
यदि यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी तार का प्रतिरोध 20 ओम है, जिसका ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने पर प्रतिरोध 25 ओम हो जाता हो, तो अल्फा 0 का मान ज्ञात कीजिए, या प्रतिरोध प्रसार गुणांक का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए, अब दिया गया है R0 की वैल्यू 20 ओम और RT की वैल्यू दिया गया है 25 ओम। ठीक है, अल्फा 0 की वैल्यू पूछा गया है, तो ये होता है RT माइनस R0 अपान R0 इंटू T, यही होता है। अब यहाँ पर RT है कितना 25 और माइनस ये 20 बटा नीचे 20 गुणे T कितना टेम्परेचर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अब इसको सॉल्व कर लिया जाए तो 25 में से 20 जाएगा 5 और नीचे हो जाएगा 2 गुणे 10 का स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर का मतलब 100, 2 गुणे 100। 5 में 2 से भाग दें 2.5 गुणे 10⁻²। तो अल्फा 0 का मान आ गया इतना प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। सॉल्व कर लीजिए, ये अल्फा 0 की वैल्यू है। हो गया। अब लिखिए हो गया, हटा दिया जाए। चलिए लिखिए, यदि किसी चालक का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा 0 1.5 इंटू 10⁻² प्रति डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर अल्फा टी का मान ज्ञात कीजिए। अल्फा टी का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए ये निकालना है। तो अभी पीछे हमने बताया आप लोगों को, ठीक है, क्या बताया था कि चलिए देखा जाए कि यहाँ पर अल्फा 0 का मान दिया है। अल्फा 0 का मान दिया है 1.5 इंटू 10⁻² प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए, और अल्फा टी पूछा जा रहा है, जबकि टी बराबर दिया है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए अल्फा टी का मान अभी हमने बताया कि अल्फा 0 अपान 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस
अल्फा 0 इंटू टी, तो इसी में रख दें। तो अल्फा 0 की वैल्यू कितना है 1.5 इंटू 10⁻⁻2 और अल्फा टी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 1 प्लस अल्फा 0 का मान हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻2 और इंटू 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1.5 इंटू 10⁻⁻2 और यहाँ पर तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये 1.5 और 10⁻⁻1 हो जाएगा। तो अब ये तो हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻2 और ये हो जाएगा 1 प्लस और ये 0.15 हो जाएगा। अब इसको हम लिखेंगे कि 1.5 इंटू 10⁻⁻2 अपान ये हो जाएगा 1.15। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो अल्फा टी का मान निकल जाएगा। क्लियर है? तो क्या सॉल्व हो जाएगा अल्फा टी का मान? अल्फा टी का मान निकल जाएगा ना? तो निकाल लीजिए जल्दी से अल्फा टी का मान। सॉल्व कर लीजिए। होगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और ताप पर प्रतिरोध किस तरह निर्भर करता है। ठीक है, कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिनका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं, आगे चल के आप पढ़ेंगे कि ताप बढ़ाने पर किसका प्रतिरोध बढ़ता है किसका घटता है, ये पढ़ेंगे आप आगे चल के। ठीक है, तो कल चर्चा होगी, कल मुलाकात होगा हमसे, तो हम बताएंगे अब प्रतिरोधों का संयोजन। तो दो प्रकार के संयोजन होता है, एक श्रेणी क्रम और एक समांतर क्रम। तो किस तरह हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, उसमें क्या क्या नियम होते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कौन कौन से नियम हमको लगाने पड़ते हैं और क्या क्या बात को ध्यान में रखना पड़ता है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तब, और समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो क्या क्या बात हमको ध्यान में रखना होता है कि समांतर क्रम में कौन कौन सा नियम पालन करता है, कौन कौन सा नियम पालन नहीं करता। तमाम विषयों पर चर्चा जो है हम कल करेंगे, कल मुलाकात होगी। तो ठीक है, तो आज हम लोगों ने प्रतिरोध के लिए पढ़ा ताप पर निर्भरता। प्रतिरोध का ताप पर निर्भरता किस तरह निर्भर करता है उसके विषय में हम लोगों ने पढ़ा, और प्रतिरोध ताप गुणांक भी हम लोगों ने निकाला। या प्रतिरोध प्रसार गुणांक है चाहे प्रतिरोध ताप गुणांक ज्ञात कहिए, वो अल्फा 0 या अल्फा टी का मान कैसे निकालते हैं, किस तरह एक दूसरे पर निर्भर करता है, तो उसके विषय में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, तो कल मुलाकात होगी, तो इसके आगे तो आगे चर्चा किया जाएगा। और आप सभी अपनी दोस्तों यारों से जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करिए, बताइए। और साथ ही साथ हमने कहा था कि एडमिशन करा लीजिए, नहीं तो क्लास हमें बंद करना पड़ेगा। अगर आप चाहते होंगे कि क्लास बंद करें आपकी, तो आपकी क्लास बंद भी हो जाएगी। फिर जितने लोग एडमिशन लिए हैं केवल वही देख पाएंगे, आप वंचित हो जाएंगे। तो आप प्रयास करिए कि क्लास से वंचित ना होइए, वरना आप केवल सोचते ही रह जाएंगे कि हम यहाँ से पढ़ लेंगे, वहां से पढ़ लेंगे, यूट्यूब पर यहाँ से ढूंढ कर पढ़ लेंगे। आप पढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए नहीं पढ़ पाएंगे कि आपको पता ही नहीं है कि कहाँ पर क्या चल रहा है, कौन कैसा पढ़ा रहा है, और क्रम से जब आपको मिलेगा नहीं तो इधर उधर से आप नहीं कर पाएंगे। आपको अंदाजा है ही नहीं, आपको तो कुछ नहीं पता है कि आपको कहाँ पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और कहाँ कहाँ मिल जाएगा, कौन कौन से टॉपिक है, आपको नहीं पता है। तो आप जब तक एक सिस्टम से, एक संस्थान से नहीं जुटेंगे, तब तक आप जो है क्रम से पढ़ ही नहीं पाएंगे। और आप डरिए नहीं कि आप फीस जमा कर देंगे तो आपको हम पूरा नहीं पढ़ाएंगे। तमाम जो भी आपके अंदर आता होगा वो सब दिमाग से हटा दीजिए, क्योंकि आप जब फीस जमा करेंगे तो आपको फीस रसीद मिलेगा, आई कार्ड मिलेगा, तमाम बातें होंगी। और अगर आप प्रयागराज में ही किसी कॉलेज में पढ़ते होंगे तो यहाँ तो हमारी कोचिंग ही चलेगी, तो आप तो यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। और जो कोचिंग का फीस है उसमें से जो आप फीस ऑनलाइन जमा किए रहेंगे उसको माफ कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन ऑनलाइन का फीस जो है उसे जब आप जमा करेंगे तभी आप जो है आगे की क्लास कर पाएंगे। तो कब बंद हो जाएगा ये पता नहीं है। जो लोग एडमिशन करा चुके हैं वो अपना ईमेल आईडी हमें जरूर दे दें,
क्योंकि ईमेल आईडी अगर नहीं रहेगा तो वो भी नहीं देख पाएंगे। तो ईमेल आईडी अगर रहेगा तभी अलाउ हो पाएगा, उसी ईमेल आईडी पर ही वो देख पाएंगे क्लास। ठीक है, तो कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।